हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकर शेखर। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल बैंकर शेखर पे। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्पेशली आरआरबी स्केल 2 के इंटरव्यू के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि रीजनल रूरल बैंक जो है स्केल 2 के लिए और 3 के लिए आईबीपीएस के थ्रू वैकेंसीज निकालता है। तो इस वैकेंसीज में मोस्टली जितने भी प्राइवेट बैंक के एम्प्लॉय होते हैं, साथ ही साथ जो आरआरबी के स्केल 1 के एम्प्लॉय होते हैं, वो इस फॉर्म को फिलअप करते हैं स्केल 2 और स्केल 3 के लिए। ओके, तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ तीन चीज़ों पे। पहला है इंटरव्यू के डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के बारे में। दूसरा, आपके उस दिन के अटायर के बारे में, आपको क्या ड्रेस कोड पहनना है। तीसरा, इंटरव्यू के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और देखिए। सबसे पहले मैं बात करूँगा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो जिस दिन, उसी दिन आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है। देन फिर आपको उसके बाद इंटरव्यू के लिए बैठने दिया जाता है। ओके, और इस डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में दो चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। पहला है कास्ट सर्टिफिकेट, दूसरा है एनओसी सर्टिफिकेट। आपके पास इन दोनों के अलावा 10th 12th ग्रेजुएशन, अगर आपने उसके बाद भी कोई डिग्री ली है तो उन सबके मार्क्स और डिग्री सर्टिफिकेट होने चाहिए। दूसरा, आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट प्रूफ होना चाहिए, या तो आधार हो या पैन हो, वोटर हो, ये प्रूफ आपके पास होने चाहिए। उसके अलावा जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि वैलिड हो। वैलिड इन द सेंस कि 1 साल के लिए अगर वैलिड है तो 1 साल के अंदर का ही होना चाहिए। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि 2022 का जो इंटरव्यू प्रोसेस चल रहा था, उस इंटरव्यू प्रोसेस में जितने भी कैंडिडेट्स जिन्होंने वैलिड डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए कास्ट के रिगार्डिंग, उनको बैठने नहीं दिया गया इंटरव्यू प्रोसेस में। जिन लोगों का ओबीसी सर्टिफिकेट 1 साल 2 साल 3 साल पुराना था, उन्हें बैठने नहीं दिया गया। ओके, और उन्हें दूसरा चांस नहीं दिया। साथ ही साथ जो कैंडिडेट किसी प्राइवेट बैंक के एम्प्लॉई हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक के हैं या एचडीएफसी बैंक के हैं या और भी किसी प्राइवेट बैंक एक्सिस वगैरह के हैं, तो उनका जो एनओसी होगा उस एनओसी में ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि वो ऑफिसर कैडर में काम कर रहे थे। अगर ऐसा मेंशन किया हुआ नहीं मिलता है, कुछ और अगर डिजिग्नेशन होता है, तो उन्हें बैठने नहीं दिया जाएगा। आपको ध्यान ये देना है कि आरआरबी स्केल 2 जो एग्ज़ाम है वो बस ऑफिसर ग्रेड के लिए है। वैसे ऑफिसर जो स्केल 1 में काम कर रहे हैं पहले से किसी बैंक में, उनके लिए स्केल 2 का ये इंटरव्यू और एग्ज़ाम होता है। ओके, तो जितने भी कैंडिडेट्स जो प्राइवेट बैंक में के एम्प्लॉय हैं उन्हें इस बात को खासा ध्यान रखना है, क्योंकि इस बार ऐसा हुआ था कि जो प्राइवेट बैंक के एम्प्लॉय थे, जो कैंडिडेट्स आए थे इंटरव्यू देने के लिए, उनके किसी किसी में वो डेजिग्नेशन क्लियरली मेंशन नहीं था कि वो ऑफिसर थे, तो उन्हें इंटरव्यू में बैठने के लिए नहीं दिया गया। तो आप इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि जब आप फॉर्म भर रहे हो तो आप एनओसी जब आप अप्लाई करोगे तो उसमें वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए ऑफिसर कैडर, या फिर उस पोर्टफोलियो से रिलेटेड, जैसे असिस्टेंट मैनेजर होना चाहिए या ऑफिसर होना चाहिए। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के ऑफिसर ग्रेड का ही वो आपके पास डेजिग्नेशन का एनओसी होना चाहिए। तो दूसरा अटायर के बारे में, ड्रेस कोड। तो ड्रेस कोड फॉर्मल होगा, प्लेन शर्ट और ब्लैक ब्राउन डार्क कलर का पैंट, शूज उसी के अकॉर्डिंग मिलता जुलता। टाई जो है वो एडिशनल है, अगर आप टाई पहनना चाहो पहन सकते हो, नहीं पहनना चाहो नहीं पहनो। ब्लेजर अगर आप पहनना चाहते हो पहनो, नहीं पहनना चाहते हो नहीं पहनो, नो वरीज, कोई दिक्कत नहीं है। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये है कि अगर आप फॉर्मल में आते हो तो भी आ सकते हो, या फिर आप सूट पे भी आ सकते हो, इट्स अप टू यू। दूसरा है कि बियर्ड के बारे में, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं, उनको कन्फ्यूजन होता है कि इंटरव्यू के दिन वो क्लीन शेव करके जाए या बियर्ड रख के जाए। तो अगर आप क्लीन शेव करके जाते हो तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप क्लीन शेव नहीं करते हो तो आप जो है अपने दाढ़ी को सेट कर लेना, ऐसा जो डिसेंट लुक देता हो आपको चेहरे को, तो ये आप उस दिन ड्रेस कोड आप अपना सकते हो। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात करने वाला हूँ इंटरव्यू के बारे में। ओके, तो जब आप इंटरव्यू पे जाओगे तो किस किस तरह की तैयारी करके आप जाओगे, क्या क्या पढ़ के जाओगे आप, तो बता दूं मैं। आप इंटरव्यू के लिए एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अपना तैयार करके जाना, शॉर्ट सिंपल बिल्कुल ब्रीफ होगा इंट्रोडक्शन। दूसरा, आप जिस बैंक में काम कर रहे हो उस बैंक का पूरा बिजनेस फिगर आपको याद होना चाहिए। ओके, अलग अलग पोर्टफोलियो में क्या है बैंक की फिगर, वो आपको याद होनी चाहिए। उस बैंक के अलावा आपके जो ब्रांच का बिजनेस है वो आपको याद होना चाहिए। जनरली वो फाइनेंशियल ईयर का मांगते हैं, 31 मार्च में क्या आपकी फिगर थी, या अगर आप जिस दिन जा रहे हो तो उस मंथ का भी अगर लास्ट मंथ का मांग सकते हैं, वो पूछ सकते हैं, वो उनके ऊपर है। तो आप जो है ये दोनों फिगर को याद कर सकते हो। दूसरा जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप जिस पोर्टफोलियो में काम कर रहे हो
आप जिस पोस्ट पे काम कर रहे हो, आप जिस चीज़ को आप हैंडल कर रहे हो, जिस चीज़ को देख रहे हो, उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मेजरली क्वेश्चंस उसी से पूछे जाते हैं। ओके, देखो मैं आपको फिर से बता दूं कि जो आपका नॉलेज था उन्होंने रिटर्न में चेक कर लिया है। अब वो आपके एक्सपीरियंस को चेक करते हैं कि आपने जो काम किया हुआ है पिछले 2-3 सालों से, आप जो काम कर रहे हैं बैंक में, जिस पोर्टफोलियो में काम कर रहे हैं, जिस पोजीशन पे काम कर रहे हैं, उस काम में आप कितने माहिर हो, आप उस चीज़ को कितना आप इन डेप्थ जानते हो। तो इसका वो टेस्ट लेंगे और इसी से रिलेटेड वो क्वेश्चंस भी पूछते हैं। ओके, तो इस बात का आप खासा ध्यान रखेंगे। अगर आप एडवांस देख रहे हो तो एडवांस से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, अलग तरह के जो एडवांसेस होते हैं, लोन्स होते हैं, उसके बारे में आप पढ़ के जाना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो डिपॉजिट देख रहे हैं ब्रांच में, उनके लिए डिपॉजिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो डिपॉजिट के अलग अलग टाइप्स ऑफ डिपॉजिट को देख लेंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि आप जिस भी पोस्ट में काम कर रहे हो, कुछ लोग आईटी के होते हैं, कुछ लोग मार्केटिंग के होते हैं, और अलग अलग तरह के पोजीशंस में लोग काम करते हैं, तो उसका नॉलेज आपको होना चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज आपको होना चाहिए। तो अब मैं बात करने वाला हूँ कि मेरा इंटरव्यू कैसा गया। ओके, तो मेरा इंटरव्यू 17 नवंबर 2022 को 8:30 बजे के शिफ्ट में पैनल 2 में था। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि इस बार डॉक्यूमेंट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सावधानियां बरती जा रही थी। तो मेरे डॉक्यूमेंट में कुछ त्रुटियां थी, कुछ कमी थी, जिसकी वजह से मुझे होल्ड कर दिया गया था। और लकली मेरे जो डॉक्यूमेंट थे वो आ गए थे मेरे पास उस दिन, और मेरा इंटरव्यू जो है वो 2 बजे के आसपास हुआ था पैनल 2 में। तो जैसे ही मैंने अपने रूम पे इंटर किया, तो सबसे पहले मैंने मैडम को ग्रीट किया, और वहाँ पे और सर थे। कुल मेरे पैनल में 6 लोग थे, एक मैडम थी, बाकी सारे सर थे। तो मैंने सबसे पहले मैडम को ग्रीट किया, देन फिर सर को मैंने ग्रीट किया। उसके बाद मुझे बैठने को कहा गया। और ये ध्यान रखना है आपको कि आप जब इंटरव्यू पे जाओगे, अंदर जाओगे जब केबिन के अंदर, तो आपके पास जो है आपकी फाइल भी नहीं रखी जाएगी। तो अब मैं बात करता हूँ अपने इंटरव्यू के बारे में कि मेरा इंटरव्यू किस दिन था, कैसा गया। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो 17 नवंबर 2022 को 8:30 बजे की शिफ्ट में पैनल 2 में था। और कुछ डॉक्यूमेंट्स अधूरे होने की वजह से मेरा इंटरव्यू डिले हो गया और वो 2 बजे के आसपास हुआ। ओके, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में पहले बताया था कि ओबीसी सर्टिफिकेट और जो एनओसी सर्टिफिकेट है वो आपके पास वैलिड और प्रॉपर होना चाहिए। तो इसी कमी की वजह से मुझे भी थोड़ा रोक दिया गया था और डिले हो गया था, और मेरा इंटरव्यू 2 बजे हुआ। और इंटरव्यू जब मैं गया तो मैं अपनी फ़ाइल अपने साथ ले गया था। तो उन्होंने फ़ाइल को बाहर ही रखवा दिया, फ़ाइल को, वॉच को, और अगर रिंग पहने हो तो रिंग को भी निकाल के वो रखवा देते हैं सेफ्टी पर्पज़ के लिए। ओके, तो जब मैं अपने पैनल में इंटर करा, तो सबसे पहले मैंने मैडम को ग्रीट किया, फिर मैंने सर को ग्रीट किया। टोटल 6 लोग थे मेरे पैनल में। फिर मुझे बैठने को कहा गया, मैं बैठ गया। और मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि सबसे पहले वो मुझसे इंट्रोडक्शन पूछेंगे, बट उन्होंने इंट्रोडक्शन मुझसे नहीं पूछा, सीधा वो बैंक के क्वेश्चंस पे आ गए। सबसे पहला जो क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था, वो पूछा था कि आप कहाँ काम कर रहे हो। तो मैंने बताया कि सर मैं आर्यवर्त बैंक में क्षेत्रीय कार्यालय में एफआई डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि एफएलसी जो था, एफएलसी चूँकि एक पोस्ट थी तो उसे अभी ख़त्म कर दिया गया है। तो सबसे पहला सवाल ये था उनसे कि एफएलसी जो थे, एफएलसी को क्यों हटा दिया गया, नाबार्ड ने क्यों बंद कर दिया एफएलसी को, क्या वजह था एफएलसी को बंद करने का। तो उसका जवाब मैं दिया। उसके बाद मुझसे पूछा गया ग्रामीण बैंक के बारे में, मर्जर के बारे में पूछा गया। उन्होंने ये पूछा था कि मर्जर जब पीएसयूज का होता है, जब नेशनलाइज बैंकों का मर्जर होता है तो ब्रांचें घटती हैं, आरआरबी में ऐसा क्यों नहीं होता, आरआरबी जब मर्ज होती है तो ब्रांचें क्यों नहीं घटती हैं, ब्रांचें सेम क्यों रहती है। तो इसका जवाब मैंने दिया। उसके बाद फिर जो है उन्होंने मुझसे रूरल बैंक के बारे में पूछना स्टार्ट किया कि ये बैंक गांव में क्यों होती है, उसका क्या बेनिफिट है, क्या क्या फ़ायदा होगा, किस किस तरह की स्कीम्स, लोन्स वगैरह से वो मुझसे पूछने लगे इस ग्रामीण बैंक से रिलेटेड। तो चूंकि मैं आरआरबी में हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने सारे सवाल के जवाब अच्छे से दे दिए। और उसके बाद मुझसे जो क्वेश्चन अगला पूछा गया था, ये पूछा गया था कि जो पीएमजेडीवाई अकाउंट्स होते हैं उसके बारे में पूछा, क्योंकि मैं फाइनेंशियल इंक्लूजन डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। तो मुझसे ये पूछा गया कि आप चूँकि एफआई में काम कर रहे हो तो जितने भी जनधन खाते हैं उसके बारे में मुझसे पूछा कि कितने जनधन खाते हैं आपके यहाँ, उसमें से कितने जनधन खातों में बीमा हो गया है, किस किस तरह के जो बीमा आते हैं, 3 तरह के जो बीमा होते हैं वो कितने कितने हुए हैं। तो ये मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद जो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि बैंक जो है प्रॉफिट कहाँ से कमाती है, बैंक का मेन सोर्स ऑफ प्रॉफिट क्या है। उसके बाद मुझसे जो है
रोल ऑफ आरबीआई पूछा गया कि रिजर्व बैंक के स्कीम्स के बारे में बताइए जो एफआई में है। इसके बाद मुझसे ये पूछा गया कि सीडी रेशियो क्या होता है। फिर मुझसे ये पूछा गया कि बैंक जो है वो कितना एडवांस दे सकते हैं डिपॉजिट के अगेंस्ट। अगर आपके पास इतना डिपॉजिट है तो क्या वो पूरा डिपॉजिट दे दे एज एडवांस, या फिर कैसे क्या देती है। इससे ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया। उसके बाद मुझसे एसएलआर पूछा गया, और उसके बाद ये पूछा गया कि बैंक रन करने के लिए बैंक के पास कितना अमाउंट होना चाहिए एक बैंक को चलाने के लिए। ओके, तो ये सारे कुछ ऐसे सवाल थे जो मुझसे पूछे गए। हाँ, कुछ ऐसे सवाल थे जिनका मैं आंसर ठीक से नहीं दे पाया, तो मैं सॉरी बोल के निकल गया। ओके, तो इस तरह का था मेरा पूरा इंटरव्यू। और इंटरव्यू मुझे लगता है मेरे हिसाब से कि मुझसे जो सवाल पूछे गए वो जेन्युइन सवाल पूछे गए। जिस पोर्टफोलियो में काम कर रहा था, जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, उससे ही क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स थे मेरे साथ जिनसे कुछ अलग तरह के सवाल पूछे गए। तो ये डिपेंड करता है इंटरव्यूअर के ऊपर कि वो किस तरह के सवाल आपसे पूछ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इंटरव्यूअर वगैरह आपसे आपके जो ग्रेजुएशन था उससे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, या आपके अपने एरिया के बारे में पूछ सकते हैं, आप जहाँ से बिलोंग करते हो उससे रिलेटेड अगर कोई हिस्टोरिकल ऐसा कुछ है तो उससे पूछ सकते हैं वो। तो ये डिपेंड करता है टोटली उनके ऊपर कि वो किस तरह के सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो आपको हर तरह के सवाल से प्रिपेयर रहना होगा। इसके अलावा अगर अलग से मैं तैयारी के लिए कहूँ तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जहाँ पे यूट्यूब चैनल कह सकते हो आप, या फिर ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पे इंटरव्यू के तैयारी के लिए जो है वो वीडियो को क्लासेस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो आप उन सबको ज्वाइन कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से ये है कि अगर आप खुद से भी सेल्फ स्टडी कर सकते हो, करते हो, तो आप इस एग्ज़ाम को, इस इंटरव्यू को इजीली क्रैक कर सकते हो। कुछ चीज़ें जो आपको इंटरव्यू में खासा ध्यान रखना है वो ये है कि आपको किसी भी सवाल पर ब्लफ नहीं करना है, आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको गुमराह नहीं करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे जो सवाल पूछा गया आप उस सवाल से भटक करके कुछ दूसरा आंसर देते हो, तो इन सब चीज़ से बचना है आपको, क्योंकि इंटरव्यूअर काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन होते हैं। ओके, तो वो जिस तरह का सवाल आपसे पूछ रहे हो, जो भी सवाल पूछ रहे हो, अगर आपको उसके आंसर अच्छे से आता हो तो आप दो, अगर आपको नहीं आता है तो आप सीधे सॉरी बोल के आप सॉरी बोल सकते हो। ओके, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। और ऐसा ये नहीं सोचना है कि अगर आपसे इंटरव्यू में 10 सवाल पूछे गए तो आपको 10 के 10 सवाल के आंसर आपको आने चाहिए और आप उसके आंसर दो, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। अगर तो आपको घबराना नहीं, इंटरव्यू अच्छे से फेस करना है, तैयारी करना है। और अगर आप और भी कुछ ज़्यादा आपके मन में कुछ सवाल आ रहे हो इससे रिलेटेड कैसा क्या होना चाहिए, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं सारे कमेंट के आंसर आपको दूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।